टाइगर हिल सबसे खतरनाक फीचर था। दुश्मन के लिए बड़ा अच्छा डोमिनेंट प्लेस था लोकेशन। उस पर विजय पाना बहुत कठिन और मुश्किल तो नहीं था, लेकिन जब उसके ऊपर जीत हासिल हुई है तो उसके पीछे कई अच्छे तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इतने फायर होने से ऐसा लगता था जैसे कि आज के ज़माने में आप बच्चे अगर बोले तो कोई एक दिवाली सा टाइगर हिल को ऐसे हिला के रख दिया था। वहाँ के समय किसी को ये पता नहीं था कि हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे। वक्त पड़ेगा तो जान दी है, लेकिन किस्मत किसी को कहाँ ले जाती है हमने आपको पहले ही बताया। किस गोली पे किसका नाम लिखा है किसी को भी नहीं पता। रैंक के साथ अपना नाम बताऊँ आपको तो मैं आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रपाल सिंह पटवार, एक छोटे से शहर जिसे लैंसडाउन कहा जाता है, ये उत्तराखंड में आता है। और मेरे आफ्टर रिटायरमेंट 2017 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ था आर्मी से। उसके बाद से मैं अपने होम टाउन में आता रहता हूँ। और जहाँ तक आप मेरा आर्मी का कैरियर की बात करते हैं तो आर्मी में जब मैं सितंबर 98 में कमीशन लेने के बाद मैं सोपोर में पोस्टेड था। सोपोर में पोस्टिंग के बाद हमें ये हुक्म मिला कि आपका पलटन जो है कारगिल वार के लिए रवाना होगी। तो हुक्म का मिलना और उसके साथ तैयारी करना एक बड़ा ही सहयोग और बड़ा ही उत्साहजनक और रोमांचक अनुभव था। हमारी पलटन 13 जागृत थी, जिसने बहुत ही उम्दा ऑपरेशन करके अपने पलटन का, अपने देश का, इंडियन आर्मी की फौज का नाम रोशन किया। एक वाकया है मुझे याद है अभी भी। मॉस्को के अंदर जो बंकर्स हुआ करते थे, उस बंकर में हमारे कुछ जवान भी जाना चाहते थे, लेकिन वो बंकर्स पहले से ही किसी और पलटन ने ऑक्यूपाई कर रखा था और वहाँ पे स्पेस नहीं था कि 2 जवान किसी तरह से उसके अंदर आ सके। लिहाजा ये हुआ कि वो दोनों जवान आर्मी की हमारी एक ट्रक होती है जिसे हम 2.5 टन कहते हैं, उस ट्रक के अंदर जो लोहे की सी बेंच सीट साइड में उसमें जाकर के लेट गए। तो सुबह जाके हमें पता लगा कि आरटी का सेल आकर के गाड़ी पे गया और जिससे कि हमारे शहादत को प्राप्त हुई। हमारे एक ऑफिसर जब जख्म हुआ था उन्हें, वो कि संगड़ बोलते उसको, जिसके ऊपर से एनिमी पिन पॉइंट फायर कर रहे हैं, तो वो किसी तरह से एडवांस होते हुए उस संगड़ तक तो पहुँचे। लेकिन हुआ क्या था उस समय कि वो एक कोई ग्रेनेड से आके उस संगड़ में, जब तक वो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, चंद सेकंड के अंदर उन्होंने जो डिसीजन लिया, उससे पहले ही वो ग्रेनेड वहाँ फटा, जिससे उनके लेफ्ट एंगल में जख्म आया, काफ़ी तगड़ा जख्म आया। अब उन्हें वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। स्ट्रेचर खुद से बनाए हुए स्ट्रेचर, मैन हैंडल, डंडों को तोड़कर उसमें बोरे बांध के किसी तरह से इतनी ऊंचाई से मेडिकल एड देने के लिए लाना बहुत ही कठिन काम था। किसी तरह से उन्हें रस्सी से पूरा बांधने के बाद उन्हें लाया गया, लेकिन हर कोई सीना तान के आगे गया था, जिसमें लिखा था उनके सीने पे मेरा हिंदुस्तान। परिवार तो संपर्क करना तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इन बिटवीन वार के समय पे आर्मी हर चीज़ का ख्याल रखती है, अपने जवानों का। जैसे बेस है, एडम बेस होता है, फायर बेस होता है, लेकिन एडम बेस तक में ये सुविधा इनमार्स सेट होता था एक सैटेलाइट के थ्रू, जिसके थ्रू आप 1 वे कॉन्टेक्ट कर सकते थे। हर किसी को 1-1.5 मिनट का समय दिया जा रहा था उसमें। और उस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है अभी मेरे जहन में। हमारे कोई सहयोगी मित्र थे अफसर, तो लाइन पे सभी अपना इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि मैं कैसे यहाँ पे बात करूँ सबके सामने, कुछ पर्सनल बातें करना चाहते हैं। तो वो मेरे पास आए, कहते हैं कि सर मुझे तो, अब आप समझ लो पर्सनल बातें हो सकती तो किस सोचती हो सकता है, उनकी गर्लफ्रेंड हो या फियांसी हो, तो बोला सबके सामने मैं कैसे बात कर सकता हूँ। तो NH पे, वहाँ पे दरास और आगे के रूट पे पीसी हुआ करता उस टाइम पे। तो हमने वो उन्होंने कहा
कि चलो सर वहीं तक बात कर जाते, थोड़ी देर में वापस आ जाते। तो एक जोंगा लेके हम निकले तो हमने इतला भी किया कि ये टाइम जो है अभी एनिमी का आर्टिलरी का फायरिंग शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट शाम के टाइम पे 4:30-5 के बीच में पक्का जो है 100% उनका फायर आता था एनिमी का, और ज़बरदस्त फायर आता था। चलो हमने रिस्क तो क्या लिया कि चल जाके देखते हैं। तो जब हम जोंगे से निकल रहे थे तो रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हमारे मित्र थोड़ा वैसे विचारों के थे, तो हमने कहा सर ये तो वापस जाना पड़ेगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब ठीक नहीं है। तो हमने भी थोड़ा लाइटर मोड में कहा नहीं कोई बात नहीं, लेट्स गो, और अपनी फैंसी से बात कर लो, गर्लफ्रेंड से जैसे भी करनी है आपको। नहीं तो होते करते हम जा तो गए आगे, लेकिन जब आर्टिलरी सेलिंग शुरू हुई तो हमें वापस आना पड़ा अपने एडम बेस में। तो चिट्ठी पत्री और बातचीत करने का एक साधन था वहाँ पे, और हर किसी को हर समय ये मौका नहीं मिला था। कहने को बहुत कुछ है, मैसेज देने को मैसेज यही है कि जब हमारे जवान जेसीएस ऑफिसर्स कभी शहादत देते हैं अपने देश के लिए, तो उसको सम्मान जो उस दौरान मिलता है, वो सम्मान उसको हमेशा का हकदार है। उसके परिवार वाले को सोशल दायरे के अंदर जो कुछ भी आपसे उनके सहयोग की जरूरत होती है तो आपको सहयोग देना चाहिए। इज्जत 100% मिलना चाहिए हमारे जवान को, जीसीएस को, ऑफिसर को। यही एक श्रद्धांजलि है जो आप लोग हर वर्ष विजय दिवस मनाते तो हो, लेकिन आप भूल जाते हो जो जवान सरहद में है उसके बच्चे, उसकी फैमिली कैसे रह रही है। क्या वो अपने बच्चों को सही तालीम दे पा रहा है, क्या उसके बच्चे प्रॉपर कोचिंग ले पा रहे हैं, ये सब देखने का फर्ज अकेला उसके कंपनी कमांडर, उसका सीईओ ही नहीं। ये सोसाइटी का फर्ज है कि अपने जवान, अपने देश के रक्षक की तो इज्जत दे और उनके परिवार का ख्याल रखें।